क्यों इस बार सिर्फ फॉर्म नहीं भरना है, इस बार इतिहास लिखना है। जब देश की सीमा पुकारे तो जवान बनकर जवाब देना ही असली विजय है। साथियों, एसएससी जीडी 2026 अब तैयारी होगी एसएससी अंडर 24/7 के साथ, जहां पर गूंजेगा एक ही नाम, जो होगा विजयी भव, विजयी भव, विजयी विजयी भव। जानने के लिए जुड़ना ना भूले 8 नवंबर रात 8 बजे, जहां सिलेक्शन है परंपरा और मेहनत है पहचान। साथियों, इस बार सिर्फ फॉर्म नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की और देखते हैं कि आज क्या है हमारे पास खास। तो भैया खास वही है कि रोज की तरह जो भी न्यूज दिन भर की है उनको हम लोग कवर किया जाएगा और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा कि भैया कैसा और क्या माहौल बन रहा है। तो देखो भैया, क्लास की शुरुआत में बता देना चाहूंगा कि चाहे आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीएचएसएल की या फिर रेलवे की या फिर पुलिस एग्जाम की, इन सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास है ये। और क्लास की शुरुआत डेली की तरह आज 6 नवंबर को भी हम लोग करेंगे तिरंगे को सैल्यूट करके। तो आज के डेट का करंट अफेयर पढ़ना शुरू किया जाए और देखा जाए कि हम लोग क्या बेहतर और क्या अच्छा बेहतरीन कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन के डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद आज ठीक है। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये किसके हाथ में है? कौन है इसके मिनिस्टर इस समय, जिन्होंने हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा मंत्रालय द्वारा। सर, सबसे पहले तो ये देख लिया जाए कि ये जो मंत्रालय में उद्घाटन के तौर पे प्रहलाद जोशी जी, ठीक है ना, प्रहलाद जोशी जी ये हैं नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को जो देख रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, पेट्रोलियम, ठीक है ना, पेट्रोलियम एंड नेचुरल, जो आपके प्राकृतिक गैस, ठीक है ना, पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय, ये जो है ये भी इसका आयोजन कर रहा है। साथ में इसमें कौन है सर? हरदीप सिंह पुरी जी, हरदीप सिंह, ठीक है ना, हरदीप सिंह पुरी जी, हरदीप सिंह पुरी जी, ये भी इसी में इंक्लूडेड हैं। और ये सब लोग मिल करके 11-12 नवंबर को भारत मंडपम में, और जैसे ही भारत मंडपम नाम ले आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सर नई दिल्ली, कहां पे आयोजन होगा सर? भारत मंडपम में, भारत मंडपम, भारत मंडपम में कब आयोजन होगा सर? 11-12 नवंबर को, 11-12 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा भारत मंडपम में। अच्छा, इस अवसर पे जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो नेचुरल सोर्स है ईंधन के, उन सब के ऊपर इनोवेशन, रिसर्च, इन सब चीजों की बात की जाएगी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस और देश उसमें इंटरेस्टेड हैं ग्रीन हाइड्रोजन पे, वो सब यहां पे मौजूद होने वाले हैं। तो संभावना है, आज हम लोग 6 तारीख को देख रहे हैं। अच्छा, ये अपने आप में बहुत बड़ा है क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भारत की जो है समिट भारत मंडपम न्यू दिल्ली में होगी। ये अपने आप में कई मैटर में, जैसे भारत के टारगेट को भी ये डिफाइन करेगा कि भारत कितना ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना चाह रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बिहाफ पर प्रहलाद जोशी जी इस सम्मेलन के उद्घाटन करेंगे और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जाहिर सी बात है वही सब कि ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे बढ़ाया जाए ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और जीवाश्म ईंधन के ऊपर से थोड़ी अपनी डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो सके। ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए, वो कौन से कॉस्ट फैक्टर हैं जिनको और इंक्लूड करके और कॉस्ट रिड्यूस करके हम लोग कर सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन में भारत को एक वैश्विक केंद्र बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा, अन्य समिट की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में, और 30वां COP30 का आयोजन भी कहां हो रहा है सर? ब्राजील में ही हो रहा है, ठीक है ना। COP30 का आयोजन भी कहां हो रहा है? ब्राजील में हो रहा है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने आसियान की बैठक पढ़ी थी। आसियान की बैठक कहां पे हुई ये भी बताइएगा। अच्छा, इसका ब्राजील में एक पर्टिकुलर जगह है बेमेल
हो सकता है आपको ऑप्शन में ब्राजील न दे करके ये दे। ये वही आसियान की बैठक है जिसमें राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रियों की बैठक में, शीर्ष नेताओं की बैठक में वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। मैंने पूछा किस नंबर का है ये, 42वां हुआ है या 47वां हुआ है या 45वां बैठक हुई है या फिर ये 41वां हुआ है, बताइएगा। तो आसियान की इस बार किस नंबर की बैठक हुई है, ये आपके कमेंट में देखूंगा। खैर ये ब्राजील COP30 और ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती 5 नवंबर को मनाई गई है, मतलब बीते हुए दिन में जो हम लोग गुरु पर्व मनाए हैं, कौन सा मनाए हैं गुरु पर्व। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 556वीं गुरु नानक देव जी से कई ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का या पुलिस एग्जाम में पूछता रहता है। जैसे कि इनकी माता जी का नाम, पिताजी का नाम, पत्नी का नाम, ठीक है ना, कालू मेहता जी, तृप्ता देवी जी, ये लोग नाम। उसके अलावा इन्हें किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले, कालीबेन नदी के किनारे, ठीक है ना, कालीबेन नदी के किनारे। इनका जन्म ननकाना साहब में 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहां पे सर, ननकाना साहब, ननकाना साहिब, ठीक है ना, ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके देहांत की बात करें तो 1539 ईस्वी में, 1539 में करतारपुर। इसीलिए पाकिस्तान का थोड़ा सा भाव बढ़ा रहता है क्योंकि हमारे देश के सिख श्रद्धालु जो हैं वो इन जगहों पे जाना चाहते हैं। अब पाकिस्तान वालों का भाव बढ़ा रहता, अब वो बंटवारे के बाद इधर चला गया तो अब उनका क्या है, हम नहीं आने देंगे ये कॉरिडोर वो कॉरिडोर। जबकि गरीबों, तुमको यहां भारत के सिखाएंगे जाएंगे तो पैसा देते हैं, कुछ कमा लो हैं। और गुरु नानक देव जी ने ही संगत की शुरुआत की थी सिख धर्म में, पंगत की शुरुआत की थी, संगत और पंगत की शुरुआत की थी। एक नए संप्रदाय, सिख संप्रदाय के फाउंडर हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी अगर तुम इस टाइम पीरियड को देखो तो इस टाइम पीरियड में लोधी वंश वाले, अगर वंश की बात करो तो लोधी वंश गुरु नानक के समकालीन था। अगर संत समाज की बात करो तो चैतन्य महाप्रभु जी इनके समकालीन हुआ करते थे गुरु नानक देव जी के। और अगर साउथ इंडियन की बात करो तो कृष्णदेव राय जी गुरु नानक देव जी के समकालीन हुआ करते थे। अगर मुगलों में बात करो तो बाबर इनके समय मौजूद था, बाबर इनका समकालीन हुआ करता था। तो इस तरीके की चीजें आपको गुरु नानक देव जी से याद रखनी है। प्रकाश पर्व के रूप में भी हम लोग जब छोटे छोटे रहते थे तो प्रभात फेरी और रैलियां निकाली जाती थी, तो वो सारा, तो गुरु नानक देव जी और मानवता की जीती जागती मिसाल जिन्होंने हम लोगों को सिखाया समझाया। तो 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती मनाई गई। गुरु पर्व के नाम से इसे जाना जाता है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो 1469 में राय भोई की तलवंडी में हुआ इनका जन्म, जो कि अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। अगले बार, एक ओंकार, एक ईश्वर में इनका विश्वास था। विश्व बंधुत्व में गुरु नानक साहब जी का विश्वास था। अगले पॉइंट पे आएंगे। अगर कुछ हम लोग देखें, अच्छा, गुरु नानक देव जी के जो मतलब उत्तराधिकारी हुए, इनके शिष्य हुए गुरु आपके क्या कहा जाता है, अंगद देव जी, फिर गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, सबके बारे में जो मेन आपसे पूछता है वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे 6वें, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें गुरु तक का मेन पॉइंट यहाँ पे। जैसे अब अक्सर पूछ देता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो वो याद होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। अब उसके बाद तो गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु हैं। हाल ही में जारी 2025 अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन रैंकिंग में निम्न में से किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। एक्चुअली एक बैठक हुई जिसे आप कहते हो कतर के दोहा में, कतर में ये बैठक हुई। पर्टिकुलर जगह बात करोगे तो दोहा में, ठीक है ना, कतर के दोहा में एक बैठक हुई जिसे आप ICACM 50 बैठक। इस बैठक में यह देखा गया कि विश्व भर की वो सहकारी संस्थाएं जो आम जनता और सरकार के सहयोग से चलती हैं और मतलब उस देश या उस स्थान के लोगों की आय में मदद कर रही हैं और जीडीपी में भी मदद कर रही हैं, आय बढ़ाने में, जीडीपी बढ़ाने में। पाया यह गया गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ, मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ, दुग्ध विपणन
संघ, जिसे आप क्या कहते हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया, ये ठीक है ना, और इफको, इन दोनों को क्रमशः पहला और दूसरा स्थान दिया गया। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में पहला पूछ रहा है तो पहला अमूल को दिया गया है और दूसरा आपके किसको दिया गया है, इफको को। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ अमूल, कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद गुजरात में जगह का नाम है। अच्छा, श्वेत क्रांति लाने के लिए वर्गीज कुरियन जी को जाना जाता है। वही भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इफको जिसे आप कहते हैं, इसे दूसरा स्थान मिला है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा इसको आप याद रखेंगे। कहां पे ये किया गया है, कतर क्या है। इन दोनों संस्थाओं को ये माना जा रहा है कि भारत के लोगों की आय बढ़ाने में, उस क्षेत्र के जीडीपी ग्रोथ में इस सहकारिता का बड़ा योगदान है। सहकारिता के जनक भारत में एफ निकोलसन को कहा जाता है। वही एक बात बड़ा क्लियर याद रखना कि सहकारिता का वर्णन हमारे संविधान के 9B में आता है। भाग 9B में सहकारिता का वर्णन है और इसके लिए 97वां संविधान संशोधन हुआ था। 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो सहकारिता से ही संबंधित है। और देश के प्रथम, पहले भारत में कोई सहकारी मंत्रालय नहीं हुआ करता था, लेकिन सहकारी मंत्रालय की स्थापना की गई और देश के प्रथम सहकारी मंत्री अमित शाह जी बने। ठीक है, अमित शाह जी बने। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और इफको, ये दोनों क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। अच्छा, इफको का जो टैग लाइन है वो क्या है, सखर से समृद्धि। ठीक है ना, ये समृद्धि, सहकार से समृद्धि, यार सहकर मैंने बोल दिया था, सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि अगले पे आएंगे, इस समय के लिए बना था। अच्छा, मैं अपने हाथ को ऐसे किया, मुझे दवा महका। अच्छा, आज मैं सुबह दवा खा लिया हूं, इसलिए नहीं, कुछ दवाएं होती हैं हाथ में स्मेल। मैं सोच रहा था यार कि दवा क्यों महक रहा है, खुद है दवा खा करके आके खड़ा हूं कि नहीं। अब दवा सुबह सुबह क्यों खा लिए यार, बहुत ज्यादा मुझे मतलब एसिडिटी लग रही थी, इसलिए मैंने सुबह ही दवा खा लिया कि कौन इतना एसिडिटी झेले, हो जाता है। आप बहुत देर खाली पेट भी रहो ना, मैं कल दोपहर का खाना खाया हुआ हूं, रात में मौका नहीं मिला और थोड़ा थक गया था तो मैं सो गया, तो रात में ही एसिडिटी होने लगी, तो फिर मैं पानी उनी पी लिया, पानी पी के सो जाओ। और सुबह उठा तो ससुरा ज्यादा हो रहा था, तो अब हमको याद आया कि अच्छा सुबह उठ करके एसिडिटी की दवा खाए तो हाथ में तो फिर महकेगा ही। और वो भी चलते समय, ताला बंद करने से जस्ट 1 मिनट पहले कि आखिर निकालो पानी और दवा खा लो, समझ रहे हो। इसलिए आप देखो, रात में खाना स्किप मत किया करो, थोड़ा खाया करो, थोड़ा जल्दी खाया करो, नहीं यही एसिडिटी की प्रॉब्लम होने। एक लंबे समय तक आप पेट खाली रखोगे ना तो एसिडिटी होने ही लगती है। तो ये सारी चीजें अगले पे आ जाते हैं। इफको के बारे में, इसकी स्थापना 1967 में थी। ये पीडीएफ में दे दूंगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है, बताइएगा। किस भारतीय स्थान ने पहला स्थान हासिल किया, बताओ। एक तो ये जानो, इसकी वर्ल्ड की भी रैंकिंग आई है और एशिया क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है ना, क्यूएस एशिया, यहां पे भी लिख दूं एशिया। अब जरा इसका डाटा सुनो। वैसे तो अगर क्यूएस का लोगे तो भारत के दृष्टिकोण से आईआईटी दिल्ली जो है वो पहले नंबर पे है, लेकिन अगर इसकी वैश्विक स्थिति देखोगे तो ये 123वां स्थान वर्ल्ड में। यहां पे मैं ब्रैकेट में इसीलिए WRLD वर्ल्ड लिख दे रहा हूं कि वर्ल्ड में इसका 123वां स्थान है, लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये नंबर 1 पे इसको क्यूएस वर्ल्ड एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में घोषित किया गया है। इसके अलावा जो इस बार भारत के करीब करीब वर्ल्ड लेवल पे 54 संस्थान, जो कि एक बहुत बड़ी प्रगति को दर्शाता है कि वैश्विक स्थिति में आ गए हैं 54 संस्थान, जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के लिए नॉमिनेटेड हुए थे। भारत की एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू को भी शीर्ष 350 यूनिवर्सिटीज में वर्ल्ड में स्थान दिया गया है डीयू को, और अंडर 350 है। लेकिन यही आईआईटी दिल्ली का नाम याद रखिएगा कि आईआईटी दिल्ली को दिया गया है। दिल्ली के अलावा एक आईआईटी बॉम्बे को भी, आईआईटी दिल्ली विश्वविद्यालय, अच्छा
IIT बेंगलोर, IIT, चलो मैं लिख देता हूं IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे को 129वां वर्ल्ड में स्थान, मतलब दूसरी भारत की बेस्ट पढ़ाई की जगह ये है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। IIT दिल्ली को याद रखो कि भारत के हिसाब से नंबर 1 पे है और IIT दिल्ली वैश्विक स्थान में 123वां स्थान रखती है, ठीक है ना। ये जो मैंने लिखा 123वां और 129वां, ये आपके वर्ल्ड लेवल का लिखा है, क्योंकि फिर उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो इस हिसाब से अगर आप देखो वैश्विक स्थान कि भारत में दूसरे नंबर पे कौन है, तो IIT बॉम्बे। दूसरे नंबर पे कौन है, तो IIT बॉम्बे। पवई नाम के जगह पे मुंबई में है ये। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ठीक है। अगले पे आएंगे, कुछ स्थान देख लो किस किस इंडेक्स में भारत है। जैसे भ्रष्टाचार धारणा 96 में। अब बस वही दिन बचा है, एक वो गांव देहात में सब कहावत नहीं करते थे कि 100 में से 90 बेईमान फिर भी भारत देश महान, ऐसे वाला डायलॉग सब बोलते हैं। लेकिन इन रैंकिंग के आधार पे बोला जाता है, यही मुझे दिक्कत है कि सब फर्जी टाइप की रैंकिंग है यार। इन सब के आधार पे बहुत ज्यादा मत रहा करो। वो तो नंबर मिलना है कि हम लोग को याद करना पड़ता है, नहीं भूखमरी में ही हम लोग को पाकिस्तान से भी पीछे ढकेल देता है। तो इसकी ऐसी की तैसी। इसके दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कास्टे का निधन हो गया। वे किस खेल से थे? देखो चार्ल्स कास्टे 1924 के ओलंपिक में भाग लिए थे, 1924 के। और ये जो आपके 2024 में पेरिस 23-24 में जो पेरिस फ्रांस में ओलंपिक हुआ, वहां तक ये खेले हैं 1924 से 2024। मतलब भाग लिए थे क्या, उस समय थे ये, मतलब मेरा जन्म से मतलब है। 101 वर्ष हो करके इनका निधन हुआ। इस बीच में इन्होंने 1948 ईस्वी में गोल्ड मेडल भी जीता था, गोल्ड मेडल। यही वजह है कि जब 2024 पेरिस फ्रांस वाला आयोजन हुआ, उसमें इनको मसाल जो नहीं होती है आपके क्या कहा जाता है, हाँ मसाल ही कह लो, मसाल जलाने का इस बार इनको गौरव प्राप्त हुआ था कि भाई आप एक पूरे 100 वर्षों शताब्दी के रिप्रेजेंटेटर हो। और ये ट्रैक साइकिलिंग किस खेल से संबंधित थे? साइकिलिंग से संबंधित थे, ठीक है ना। ट्रैक साइकिलिंग से इनका संबंध था और उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल। ये एक बड़ी न्यूज है क्योंकि ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं ना, तो फिर पूछेगा ही पूछेगा। और खुद इनका जन्म कहां हुआ था, ये किस देश के निवासी थे? तो सर फ्रांसीसी थे, ये फ्रांस के निवासी थे। इस बार जब फ्रांस पेरिस में आयोजन हुआ तो इन्हीं को पकड़ाया गया कि भैया आप ऐसे मसाल जला करके यहां के खेलों का आयोजन करिए। एक बात होती है ना, समय ऐसी चीज है। अब सोचो एक समय ये ओलंपिक में ऐसा दौड़ रहे थे कि ये समय को भी दर्शाता है कि गोल्ड मेडल मिला 1948 में और अब व्हील चेयर पे आ गए। जो आदमी साइकिल को, ये देखो ये जीवन है, 1948 में साइकिल को दौड़ाए, आज वही साइकिल आपके 2025 में पे ये बैठे हुए हैं। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। इसलिए जीवन को ना बड़े छोटे छोटे फोटो में ना जीवन के बड़े मैसेज छिपे होते हैं, समझ रहे हो। उठ नहीं पाएंगे ये इस पे से। इसलिए अगर आप बलिष्ठ हैं, ताकतवर हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास दिमाग है, तो दुनिया की मदद में लगाओ तो सम्मान प्राप्त होगा। वरना अपयश और ये इधर उधर की चीजें तो ऐसे ही मिलती रहती हैं, सब फ्री में मिलती रहती हैं। तो दिस इज नॉट अ ओनली पिक्चर, इट इज अ मैसेज ऑफ लाइफ। तो ये याद रखिएगा। फ्रांस के दिग्गज ओलंपिक साइक्लिस्ट और दुनिया के सबसे ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कास्टे का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है ना। 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया, याद रखेंगे इनको हम लोग। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पूर्वोत्तर के कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भूपेन हजारिका सम्मान से सम्मानित किया, बताइएगा। पूर्वोत्तर के कितने लोग हैं जितने लोगों ने भूपेन हजारिका सम्मान? 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग या 6 लोग, बताइएगा। देखो भारत रत्न भूपेन हजारिका जी, अभी कुछ समय पहले मरणोपरांत आपके इनको भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया गया था। तो यहां पे आपके पुणे में एक जगह है, पुणे की एक संस्था है सरहद करके, ठीक है ना। पुणे की एक संस्था है सरहद, ये आयोजक थी।
और इसने आयोजन कहाँ किया? 100वीं जयंती 10वीं होगा ना, 100 भूपेन हजारिका जी, हाँ, उनके जयंती के अवसर पर गुवाहाटी असम में इसका आयोजन हुआ। ये संस्था है, इस संस्था द्वारा कहां पे सर? गुवाहाटी में। संस्था द्वारा गुवाहाटी में भूपेन हजारिका जी की 100वीं जयंती, ठीक है ना, 100वीं जयंती के अवसर पर इसका आयोजन किया गया। और माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा 6 लोगों को, जो पूर्वोत्तर के ही, आपके असम से, अरुणाचल से, सिक्किम से, उन लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जाहिर सी बात है कि 6 लोग हैं तो आपसे 6 का नाम नहीं पूछने वाला कि वो 6 कौन है। हाँ, किसके द्वारा आयोजन किया गया, कहां आयोजन किया गया, किसकी जयंती पे दिया गया, कौन सा अवार्ड दिया गया? भूपेन हजारिका पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना, राष्ट्रीय पुरस्कार 6 लोगों को। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उन 6 लोगों का नाम मैंने यहां पे लिख दिया है कि SLR सैलो मिजोरम, लेकिन अगर ईमानदारी वाला आपको मैं सलाह दूं तो मैं कहूंगा ये तुम 6 ही याद रखो यार, ऐसे तो 6 क्वेश्चन इतने में याद हो जाएगा कुछ और। अब इतना अंदर घुस के थोड़ी पूछेगा कि डॉक्टर डेविड आर सिमली को कौन सा अवार्ड दिया गया, अब पूछ दे तो फिर जाओ वक्त तरीके, सही नहीं कह रहे हैं हम तो भाई। देखो, आप अपनी बात बता दूं, मैं आपका नहीं कहूंगा, मैं ना याद करता ही छठ हो तो अब कुछ कमेंट कर, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी ना। अरे हाँ, वो तुम कह सकते हो, लेकिन मेरी नहीं लगी, ठीक हुआ। किम योंग नाम का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस देश से? मैं समझता हूं अगर मैं टीचिंग न कर रहा होता तो मैं सबसे बर्बाद कंडीशन में होता। मेरे लिए भगवान सही प्रोफेशन, सही जगह, सही सब कुछ चूज करके भेज दिए। मैं मतलब शुक्रगुजार हूं, ठीक है ना, मैं शुक्रगुजार हूं भगवान का कि मैं टीचिंग में हूं। हम इंजीनियरिंग किए थे, कोनो कंपनी फैक्ट्री में लगे होते ना, बहुत परेशान होते, हम कसम बता रहे हैं। अब जिस हिसाब से वर्किंग देख रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज, जिस हिसाब से बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जिस हिसाब से सैलरी मिल रही है और जो मेरे साथ के दोस्त हैं उनको मिल रही है, और तुम लोग इतने सारे हजार स्टूडेंट मुझे जानते हैं, कहीं जाओ तो सम्मान देते हैं, तो भैया जब आपको सम्मान भी मिल रहा है, पैसा रुपया भी मिल रहा है, तो फिर क्या चाहिए? अब एकदम झकाझक घूमते रहिए, स्कूटी लेके पान वान खा के टहलिए, समझ रहे हो? तो इसीलिए हम कभी कभी डायलॉग मारते हैं कि अगले जन्म भी मोहे बिटिया ही कीजो। अगर ऐसा कुछ जुगाड़ है तो फिर आज तो उसको टीचर बना दीजो ठीक ठाक सैलरी पे, ये नहीं कि 100 रुपया मिल रहा उसी में कूदे पड़े भाप। मतलब मैं कम से कम अपनी सैलरी से, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, 40 से ज्यादा बच्चों को फ्री में पढ़ाता हूं। कौन? वो 5, 6, 7 साल वाले बच्चे, जो मेरे मोहल्ले कॉलोनी के आटा गूंथने वाली आंटी लोग, खाना बनाने वाली, या ठेले वाले, रिक्शे वाले, ऑटो वाले के बच्चे मैं फ्री में पढ़ाता हूं। तो अगर मैं थोड़ा कमा रहा हूंगा तभी ना उन 40 का बैग, कॉपी, किताब, स्वेटर सब देख लेता हूं, तो फिर ठीक है। तो फिर वही बात सही नहीं है कि अगले जन्म भी मोहे बिटिया ही कीजो, मतलब ऐसा ही दीजो। किम योंग नाम का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किम योंग नाम, अरे यार इनका पूरा नमो है किम योंग नाम। किम योंग नाम का 97, वे किस देश से संबंधित है? उत्तर कोरिया, जापान, चीन, थाईलैंड। देखो, उत्तर कोरिया के राष्ट्र प्रमुख रहे हैं किम योंग, ठीक है ना, उत्तर कोरिया के, नहीं नाम नहीं यार, ऐसी मजा ले रहे थे। किम योंग का 97, ये उत्तर कोरिया के राष्ट्र प्रमुख रहे हैं। 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। 1998 से लेकर के 2000 करीब 19 तक, 1998 से लेकर के 2019 तक ये आपके सर्वोच्च जनसभा के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष भी रहे हैं। उससे पहले 1983 से लेके 1998 तक ये उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री भी रहे हैं। तो इनका निधन हुआ है और एक बहुत बड़े लंबे राजनीतिक करियर का इनका जो रहा उसका समापन हुआ। अच्छा देखो, उत्तर कोरिया में किम जोंग उंग है, सब चीज वहां एकदम व्यवस्थित रहता है। तुम लोग रील उल देखते होगे, उसमें कभी कभी देखते होगे कि वो किम जोंग जो है उसके वहां कोई ऐसे मीटिंग में झपकी नहीं मार सकता है, कोई हंस नहीं सकता है। अब इस फोटो में भी देखो तो माइक जो लगे हैं कितना एकदम ऐसे। अब भारत में एक पे एक ऐसे रख देंगे, ऐसे सब करके, उसी में मंत्री नेता लोग, हाँ तो बिहार का चुनाव है, आज सुबह वोटिंग हो रही है 6 नवंबर की, तो जाके वोट दे दीजिएगा, वो ऐसे होता है। यहां देखो कई जगह शासन प्रशासन बड़ा स्ट्रांग, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है।
ये अब देख लो, कौनो पत्रकार की हिम्मत है अपने अपने की माई कैसे लगा दें? आइए, ठीक है। तो 97 वर्ष की आयु में राष्ट्र अध्यक्ष किम योंग का उत्तर कोरिया के जो बहुत लंबे समय तक सेवारत रहे, उनका निधन हो गया है। अगले पे आएंगे, डॉक्टर दीपक मित्तल को निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सर, दीपक मित्तल जी की बात की जाए तो ये 1998 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। कौन से अधिकारी हैं गुरु? आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आईएफएस अधिकारी हैं। 1998 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं ये। इससे पहले मिस्र में, इजराइल में, बांग्लादेश में भी, कहां कहां सर? मिस्र में, इजिप्ट गुरु, हां, मिस्र, बांग्लादेश और इजराइल, इन देशों में भी ये सेवा दे चुके हैं। अब इनको नियुक्त किया गया है कि भैया आप डॉक्टर दीपक मित्तल जी जाइए और यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात में जाकर के भारत के राजदूत के रूप में सेवा दीजिए। ठीक है ना, डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आएंगे। हाल ही में किसे मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? मनोहर पर्रिकर एक्चुअली आईआईएससी के जो युवा द्वारा दिया जाने युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, जिसे आप मनोहर पर्रिकर पुरस्कार कहते हैं, साई गौतम गोपाल कृष्णन को, डॉक्टर साई गोपाल, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। किस बात के लिए दिया गया है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इनका एक्सपर्ट हैं, तो इन्हें कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में इनके योगदान के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ आईआईएससी बेंगलोर डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन जी को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है। ये हैं डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन जी, जिनका योगदान है कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में। तो कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में इनके योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, ये युवा शोधकर्ताओं को ही दिया जाता है, जो मतलब बिलो 45 है, उन्हीं को दिया जाता है। तो ये इनको दिया गया। अब इनको 5 लाख रुपया नगद इसमें दिया गया है। खुश होंगे आज, कह रहे हैं बहुत बढ़िया। ठीक है ना, और दिसंबर में दिया जाएगा जब मनोहर पर्रिकर जी विज्ञान महोत्सव आयोजन होगा, उस समय इनको ये दिया जाएगा। घोषणा अभी कर दिया जा चुका है। ठीक है, अगले पर आएंगे। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? देखो, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि एक दिन में ये कैशलेस बन गए होंगे। स्वीडन ने सन 2012 की बात है, सन 2012, तब ये ठाना था कि यार हम ना ये नगदी मुद्रा नोट छापना ये सब नहीं करेंगे, पेड़ वेड़ नहीं काटेंगे, क्योंकि पेड़ काटो, कागज बनाओ, ये वो, तब ना नोट छपेगा। तो इसने क्या किया, एक अभियान चलाया, स्विस। 2012 में इसने स्विस नाम से अभियान चलाया। स्विस अभियान को जैसे अपने देश में आरबीआई है, वैसे ही यहां पे जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिक्स बैंक। ठीक है ना, रिक्स बैंक। ये तो रिक्स बैंक ने ये अभियान चलाया। अब रिक्स बैंक जो कि यहां का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक, इसने स्विस अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत इसने रिक्वेस्ट किया कि चाहे बिजली बिल हो, चाहे खाने के रोजमर्रा की चीजें हो, फोन का हो, टीवी का हो, कोई भी पेमेंट हो, उसको आप क्या करिए, ऑनलाइन करिए। और आज ये स्थिति आ गई कि इनके यहां से हार्ड करेंसी पूर्णतः इन्होंने हटा दिया। अब ये आ गए डिजिटल, सिर्फ ये आ गए डिजिटल करेंसी के ऊपर। और इसीलिए इन्होंने एक नई अब करेंसी लॉन्च करने का सोच लिया है, और उसका नाम होगा ई क्रोना नाम से रिक्स बैंक ने एक अपना नया डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करने का सोचा कि भाई पूरे देश में, दुनिया में से हट ही गया है, तो हम लोग भी क्या करेंगे। अब स्वीडन ही वो देश है जिसने पहले 1749 ईस्वी में पूरे दुनिया में जनगणना करवाया था, जनगणना करवाने वाला। और अब स्वीडन ही वो देश बना है जो आपके क्या कर रहा है कि भाई पूर्णतः यहां पे जाओगे, रुपया पैसा की जरूरत नहीं, खाली मोबाइल से स्कैन करके सब पैसा तुम्हारा ले लेगा, सब पैसा ले लेगा। तो ये स्विस अभियान का नतीजा, रिक्स बैंक की सक्रिय क्रियान्वयन योजनाओं को
और अब कुछ दिन में देखोगे कि आएगा कि स्वीडन ने ई कोरोना मूवी ला दिया, कैश इज नॉट एक्सेप्टेड। ये लो, स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है, समझ रहे हो। तो देखो भारत के लोग कितने तेजस्वी हैं। अब स्वीडन बना पहला कैशलेस देश, तो वो बोला किसी दिन नेटवर्क चला गया तो वो हमारे तुम्हारे घर के मोहल्ले का नेटवर्क नहीं है, वो स्वीडन का नेटवर्क है, समझ रही हो। अभी भी हमारे यहां बिना सिम कार्ड के मोबाइल नहीं चलती है, वो स्टार लिंक और मस्क वाले सैटेलाइट के थ्रू जंगल के कोनवा में भी ऐसे करके बैठी रहोगी ना, वहां खाने को रहे चाहे ना रहे लेकिन नेटवर्क जरूर रहेगा। पूछ रही है वहां नेटवर्क न रहे तो, अरे पूछी होती तो ये पूछी होती, अकाउंट में पैसा ना रहे तो, ये वाजिब क्वेश्चन बनता है। तो गरीब है, स्वीडन वुडन गरीब नहीं है ये सब। हाँ भाई, अब दुनिया के हम लोग को ना सिम कहे नेटवर्क नहीं आ रहा है जी, अब नेटवर्क से दुनिया नहीं चल रही है, अब स्टार लिंक वाले सैटेलाइट के थ्रू चला रहे हैं। अब ये स्टार लिंक वाला जो है एलन मस्क वाली कंपनी, वो भारत में भी आ रही है। तुम बिलवों में घुसे रहोगे ना और उसका तुम रखे रहोगे मोबाइल नेटवर्क ना, तो पकड़ेगा, काहे कि पूरे बादल को छेक लिया। लो आओ, रहोगे यही बादल है के नीचे ना, हमारा सैटेलाइट वहां यहां पे बैठा रहेगा सैटेलाइट। आओ बेटा, कहां है तुम्हारा घर पूरे भारत में, आओ तुमको हम दें नेटवर्क। जंगल में पहुंचो, पहाड़ पे पहुंचो, पहाड़ पे पहुंचो, तुम तो सिर्फ पानी के अंदर घुसे रहो, वहां से भी तुम बिटिया पूछ सकते, हेलो खाना खा लिए कि नहीं है। टेंशन ले रही है, करिए कि नेटवर्क ना रहा तो लो नेटवर्क लो। अरे ये चिंतित हैं लोग, रात में बात नहीं हो पाई है तो नेटवर्क नहीं, अजीब बात कर देती हैं सब। ठीक है, एक लोग नारा लगा रहे हैं मैराथन क्लास। सुनो मैराथन क्लास वालों, बड़ा अच्छा याद दिला दिए। आज 6 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर तक मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं 200 क्वेश्चन डेली पढ़ाऊंगा। आज 200 क्वेश्चन जियोग्राफी के, कल 200 क्वेश्चन पॉलिटी के। क्यों? क्योंकि 12 नवंबर को CHSL वालों का एग्जाम है, तो शाम को वैसे MTS पुलिस इन सब की GS चलती है, तो कुछ दिन तक मैं CHSL के लिए मैंने वादा किया था मैं 10 मिनट सो लूंगा, लेकिन मैं जब उसको नहीं ले पा रहा हूं तो फिर हमने कहा कि प्रोग्राम बदल दो। तो प्लीज सब लोग लाइव रहना यार। हाँ, थंबनेल के ऊपर मत चले जाना कि CHSL 2025 लिखा है तो हम कहां पढ़े, हमारा एग्जाम नहीं है। रहेगा तो जियोग्राफी का क्वेश्चन ना, पॉलिटी का ना। तो ये आज शाम, आज 6 नवंबर है, आज शाम 7 बजे से ये रहेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, कभी क्लास में लाइव आते हो चाहे ना आते हो, आज जरूर रहना, आज से लेके के 12 नवंबर तक। ठीक है, चलिए आगे आइए। तो भैया हो गया, काम हो गया, अगले पे आओ। स्वीडन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा किस शहर को सहोदय स्कूल, ये सहोदय जानते हो क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जैसे 5-10 स्कूलों का एक ग्रुप जो CBSE द्वारा संचालित होता है, ताकि ये अपने नॉलेज को, अपने टेक्नोलॉजी को, अपने पढ़ाने के तरीकों को एक दूसरे से शेयर कर सकें। तो सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का अंतरराष्ट्रीय और 31वां वार्षिक सम्मेलन कहां हो रहा है? दुबई में। एक्चुअली CBSE के बहुत सारे स्कूल हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं, वो सारे स्कूल एक जगह जुड़ जाएंगे, सारे स्कूल। तब उन तरीके के, वैसे भारत का पहला सहोदय स्कूल की अगर बात की जाए तो 1973 ईस्वी में दिल्ली में ओपन किया गया था। सब जुट रहे हैं दुबई में, CBSE द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और वार्षिक सम्मेलन हो रहा है, और सारे स्कूल वाले जुड़ जाएंगे। जो दुनिया भर में CBSE के संस्थाएं भारत के, सब वहां पहुंच करके अपना 31वां सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। यही है सहोदय स्कूल। नहीं, कई लोग के मन में चलेगा ना सहोदय, तो सहोदय को ऐसे समझो, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रिलेटेड विद CBSE, पर्टिकुलर एरिया का ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि 5-10 CBSE के स्कूल हैं, सब जुड़ गए सहोदय स्कूल। ठीक है, हाँ। तो ये अब देखो, संयुक्त अरब अमीरात में 106 CBSE स्कूल हैं और खाड़ी क्षेत्रों में 213 CBSE स्कूल हैं। करीब 2.5 लाख छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ये सब स्कूलवा एक साथ जुटेंगे अब वही दुबई में। तो CBSE वाले वहां जाकर के जो भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, अगले पे आएंगे। सामिया सुलू हसन को हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? सर, ये नियुक्त हुई हैं तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में। ये है सामिया सुलू हसन को तंजानिया की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया। कैसे देख रही है मैडम, चश्मा लगाई, चश्मा के ऊपर से देख रही है, देख रहे हो। सामिया सुलू हसन जी को तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ये
पहली महिला राष्ट्रपति होंगी और तंजानिया की 6वीं राष्ट्रपति होंगी, ठीक है ना। तो ये बात इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाता है कि हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो बनी है सामिया सुलू हसन जी, ठीक है ना। और सोचो कि 100% में से 97.66% वोट पाई हैं। अब सोच लो इनका तंजानिया पे कितना बड़ा पकड़ है, देख रहे हो तुम लोग यार। जाके चुनाव लड़ो, सब करो, देखो राष्ट्रपति बन गई। तंजानिया राजधानी पूछ सकता है, खास करके रेलवे वालों से, एनटीपीसी ग्रुप डी वालों से। भारत दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 अफ्रीकी चीतों का आयात करेगा? सर वो फिर बोत्सवाना से ला रहा है, ठीक है ना। जो इंडिया ने बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाला जो एक ग्रुप भी बनाया था जब इंडिया में G20 की बैठक हुई थी, और उससे पहले ही इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर चुका है, और उसी के अंतर्गत भारत में समय समय पे चीते लाए जा रहे हैं जो कि भारत से विलुप्त हो चुके थे। तो अब बोत्सवाना से फिर से 8 अफ्रीकी चीतों को, सोचो इनकी किस्मत ऐसे भर भर के प्लेन में आएंगे। हम लोग में से कितने लोग प्लेन में नहीं बैठ पाते हैं, ठीक ही है यार, 2-4 ठो लड़ भिड़ भी जाते हैं, तो ये सब आ रहे हैं, ठीक है। तो 8 चीते लाए जाएंगे, और भारत में तो इनको 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। भारत में 1952 में इनको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। उस समय से लेकर भारत अब तक बहुत चिंतित है। तो 2022 में नामीबिया से लाया 6 ठो, फिर दक्षिण अफ्रीका से लाया, और अब फिर चीतों की संख्या भारत में वर्तमान में 27 है, और 16 स्थानीय रूप से जन्मे चीते शामिल हैं। अब यहाँ ला करके उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, अब फिर वो अपना बढ़ जाएंगे, 2-4 लोग को खा जाएंगे सब। खैर ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। आओ 5 नवंबर का रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है ना। आओ, किस देश ने TMSR में पहली बार, ठीक है ना, पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? सर ये चीन वाले सफलता प्राप्त किए हैं, ठीक है। हिंदुजा समूह के चेयरमैन का 85 वर्ष की आयु में गोपी चंद हिंदुजा जी, ठीक है ना, गोपी चंद हिंदुजा जी। पंजाब ने जलीय कृषि और ग्रामीण अवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस मछली को राज्य मछली? रोहू मछली, ठीक है, रोहू मछली को राज्य मछली घोषित किया है। लंदन ईस्ट एशिया फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? प्रोजेक्ट वाई ने जीता है, प्रोजेक्ट वाई ने जीता है ये। अगले पे आएंगे, त्रिसेवा अभ्यास कौन आयोजन कर रहा है? सर भारतीय नौसेना इसका आयोजन कर रही है, जिसमें जल थल वायु तीनों लोग इसमें भाग ले रहे हैं। जल थल वायु तीनों लोग भाग ले रहे हैं। कौन सा देश भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करने जा रहा है? सर कौन नियुक्त? अफगानिस्तान अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। उनके अभी कुछ दिन पहले नहीं आए थे मुतक्की जी, विदेश मंत्री। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत के सबसे गंदे शहरों की सूची में सबसे ऊपर कौन है? मदुरई, ठीक है ना, सी ऑप्शन मदुरई सबसे ऊपर है, तो मदुरई सबसे ऊपर है। कौन सा देश द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन WSSD2 की मेजबानी कर रहा है, जिसमें भारत के मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी भाग ले रहे हैं? सर वो भाग ले रहे हैं, कतर में पहुंच रहे हैं। COP30 का आयोजन कहां होगा? सर बेलेम ब्राजील में होगा, ठीक है, बेलेम ब्राजील में आयोजन होगा। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना और 2025 और व्यास ऐप का शुभारंभ किसने किया है? श्री जॉर्ज कुरियन जी ने किया है, ठीक है, श्री जॉर्ज कुरियन जी ने किया उद्घाटन। तो ये है, और थैंक यू सो मच। और यार आप सबसे जितने लोग मुझे देख रहे हो, शाम 7 बजे से आज अगर आप सिर्फ रोज 5 दिन तक 5 डेज, ठीक है ना, 5 दिन तक सिर्फ आप अगर आप मेरे साथ लग जाओगे, आज मैं जियोग्राफी के 200 क्वेश्चन शाम को कराऊंगा, कल पॉलिटी के 200 कराऊंगा। जिनका CHSL का एग्जाम है भैया, ये आपको ध्यान में रखकर करा रहा हूं। और हमारे जो MTS या पुलिस एग्जाम यूपी, बिहार, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के स्टूडेंट है, उनका ये दोहराने लगेगा। तो इसी तरीके से मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। और चूंकि 12 नवंबर को CHSL वालों का एग्जाम है, तो ये, और हाँ मैं पहले बता दूं कि जो मैं शाम में थंबनेल है, मैं कुछ दिन तक अपने थंबनेल के ऊपर 5 दिन तक CHSL वाले बच्चों के साथ CHSL 2025 उनका रिवीजन करवाने जा रहा हूं। तो प्लीज आप सब लोग भी आइएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।